Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study. Friends, in this video we are going to have a very important discussion over फॉरेन पॉलिसी ऑफ द मौर्यंस। मौर्यों की विदेश नीति पर आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि विदेश नीति होती क्या है। देखिए, विदेश नीति के मायने क्या है अगर हम इसको देखें तो विदेश नीति आपके राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ठीक है, हितों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आपके प्राकृतिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। अब आप सपोज कीजिए कि जैसे कि आपको किसी मुद्दे पे मान लीजिए कि भारत में, अगर भारत ने ये प्लान किया है कि उसे भारत में कोई ओलंपिक जैसा गेम कराना है, हाँ, तो अब क्या करेगा भारत की वो इस पे समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। तो ये विदेश नीति का हिस्सा हो गया। कश्मीर हमारे यहाँ है, यहां पर देखेंगे कश्मीर का मुद्दा है। ठीक है, पाकिस्तान हमेशा डिस्टर्ब करते रहता है, तो यहां से सुरक्षा के लिए खतरा है भारत के लिए। अभी तालिबान अफगानिस्तान में आ गया है, तो यहां पे सुरक्षा के लिए खतरा है भारत के लिए, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री जो है शेयर करता है हिंदुस्तान अफगानिस्तान से। ठीक है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वहां से। तो अगर देखेंगे, वैसे पीओके तो है पाकिस्तान के कब्जे में, लेकिन ये भारत का हिस्सा है, कश्मीर हम कहते हैं, तो भाई यहां से भी हमारी सुरक्षा को खतरा है। तो ये विदेश नीति का हिस्सा हो जाएगा कि कैसे हम अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाएंगे इस मुद्दे पर। ठीक है, या मान लीजिए कि हमारे यहाँ के कुछ लोग दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूरोप में काम कर रहे हैं, तो उन देशों में हमारे लोगों की सुरक्षा कैसी हो, ये हमारी विदेश नीति का हिस्सा होगा। हाँ, हमारे यहाँ कोई अगर विशेष टाइप का आयोजन कराना हो, ठीक है, मान लीजिए कोई समिट कराना हो या कोई ओलंपिक टाइप कोई गेम ही कराना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमें अंतरराष्ट्रीय समर्थन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जो विदेश नीति होती है वो आपके आर्थिक हितों की रक्षा करती है, सामरिक हितों की रक्षा करती है, राजनीतिक हितों की रक्षा करती है। विदेश नीति आपके ट्रेड को, अगर किसी देश से आपका रिलेशन बहुत अच्छा है, हाँ, तो उससे आपका बेहतर व्यापार भी होगा। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें तो धार्मिक हितों की रक्षा होगी, हाँ, राजनीतिक हितों की रक्षा होगी, ठीक है, सामाजिक हितों की भी रक्षा होती है, सांस्कृतिक हितों की भी रक्षा होती है। तभी तो क्या होता है, जो हमारे सांस्कृतिक हितों की रक्षा कैसे होगी, मान लीजिए अमेरिका में हमारे लोग रह रहे हैं, वहां पे वो होली मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, ठीक है, उनको इसका फ्रीडम। तो ये सब जो है ये विदेश नीति का ही हिस्सा होगा। अगर उनपे कोई आंच आएगी तो फिर भारत आवाज उठाएगा, इस पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा कि भाई हमारे लोगों को वहां सताया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है, समझ रहे हैं। वैसे ही आप देख लीजिए, आप जैसे कि यहां पर भारत जो है ये तीन तरफ से सिक्योरिटी है इसको, इधर से पहाड़े हिमालय है, हाँ, इधर से बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशन, अरब सागर, लेकिन इधर से हमेशा खतरा बना रहता है। ठीक है, पाकिस्तान से अभी तो अब तालिबान भी आ गया, अफगानिस्तान में तो खतरा बना हुआ है। तो ये सब विदेश नीति का ही हिस्सा होगा। तो विदेश नीति के थ्रू ये कोशिश की जाती है कि हम अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा प्राप्त कर सके, ठीक है, हम राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त कर सके, यानी कि राजनीतिक समर्थन प्राप्त कर सके किसी विशेष मुद्दे पर, ठीक है, हम अपने धार्मिक हितों की रक्षा कर सके, और इवन दूसरे देश के लोग जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, उनको भी हम सुरक्षा दे सके, जरूरत पड़ने पर उनको मेडिकल सुविधाएं मिल सके, हाँ, सही उपचार मिल सके। तो ये सब अगर फॉरेन रिलेशन आपका अच्छा होगा तभी होगा। ठीक है ना। व्यापार कैसे बढ़ेगा, विदेश नीति आपकी अच्छी होगी। अगर आपके दूसरे देशों से संबंध अच्छे हैं तो वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहां आकर व्यापार करेंगे, हाँ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बढ़ेगा आपका एक दूसरे के साथ। तो ये तमाम तरह की चीजें होती हैं। ठीक है, हाँ, तो ये विदेश नीति का हिस्सा होती है, समझ रहे हैं। तो विदेश नीति बहुत ही जरूरी होती है। तो आज हम बात करेंगे, देखिए, विदेश नीति के का तरीका भी और ट्रेंड भी बदलते रहता है समय के अनुसार। हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, और वहां पे मौर्यों की विदेश नीति की बात कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें मौर्यों की जो विदेश नीति है वो बेसिकली हम देखें तो दो तरह की नीति यहां पर देखेंगे। ठीक है, दो तरह की नीति कैसे देखेंगे, एक तो वॉर एंड विक्ट्री की नीति इनकी थी, पॉलिसी ऑफ वॉर एंड विक्ट्री, युद्ध और विजय की नीति।
हम कहेंगे हिंदी में युद्ध और विजय की नीति, और दूसरी नीति अगर हम कहें तो डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशन। देखिए यही रिलेशन बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आज तो अगर हम देखें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम युद्ध की तरफ तो बढ़े नहीं है। हाँ, इंडिया पाकिस्तान में युद्ध हुआ, इंडिया चाइना में युद्ध हुआ, ये सब चीजें होती रही हैं, लेकिन फिर भी अब जो है कोशिश ये की जाती है कि किसी तरह से युद्ध को टाला जा सके। ये कोशिश की जाती है कि युद्ध को टाला जा सके, तो इसके लिए डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशंस को बढ़ावा दिया जाता है आज के समय में, आज के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है। अब आगे क्या होगा, हाँ, रिलेशन कभी भी बिगड़ जाते हैं, हाँ, तो वो हम कह नहीं सकते। लेकिन विदेश नीति का मतलब यही होता है कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपना सम्मान बनाकर रखें, समर्थन जुटाकर रखें, आपके धार्मिक हितों की रक्षा हो, आपके राजनीतिक हितों की रक्षा हो, आपके सामरिक हितों की रक्षा हो, आपके जो सिटीजन्स दूसरे देश में रह रहे हैं उन्हें फ्रीडम मिल सके, हाँ, वो बेहतर ढंग से जीवन जी सके, वो वहां अपना जो धार्मिक फेस्टिवल है वो मना सके। इसके लिए आप देखते होंगे आज के समय में एम्बेसडर होते हैं, हाँ, हाई कमिश्नर या एम्बेसडर जिनको हम राजदूत कहते हैं। तो क्या होता है, यही होता है, इससे सांस्कृतिक रिलेशन बढ़ता है, हाँ, राजनीतिक रिलेशन बढ़ता है। कोशिश की जाती है, अगर उनके कोई एम्बेसडर देखते हैं, अगर पाकिस्तान में अगर यहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज करवा दी तो उनके एम्बेसडर को तलब किया जाता है, बताया जाता है कि भाई देखिए ठीक नहीं है, हाँ, इसको आप ठीक कीजिए, हाँ, वहां के प्रधानमंत्री से बात की जाएगी, इंटरनेशनल लेवल पे समर्थन जुटाने की कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान जो हरकतें कर रहा है वो गलत है। ये सब विदेश नीति का हिस्सा होता है। तो यहां पर अगर हम मौर्यों की विदेश नीति को देखेंगे तो दो तरह की नीति थी, वार एंड विक्ट्री, देन डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप। तो यहां पर देखिए, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि मौर्यों की, देखिए मौर्यों को तो हम पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन बीच बीच से मैं टॉपिक लाते रहता हूं आपके लिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट बढ़ता रहे हमेशा। हाँ, ये तो एवर मतलब क्या कहते हैं, ऑनगोइंग प्रोसेस है आपका जो स्टडी जो है, तो कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। देखिए यहां पर वार एंड विक्ट्री। अब देखिए आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य, सीएम स्टैंड्स फॉर चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस सेल्यूकस निकेटर का आपने क्या देखा था, वॉर देखा था, वॉर देखा था, हमने पढ़ा था, हाँ, कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की लड़ाई होती है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे मैंने बता दिया था, फाउंडर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। और उसके बाद सेल्यूकस निकेटर से लड़ाई होती है। सेल्यूकस निकेटर को देखिए आपको पता है कि 326 बीसी में सिकंदर ग्रीस से आया था, इधर से, ठीक है, ग्रीस यानी यूनान से, मैसिडोनिया का राजा था, तो मैसिडोनिया से आया था वो, बेसिकली मैसिडोनिया ग्रीस में ही था। तो आपको पता है कि सिकंदर व्यास नदी को पार नहीं कर पाया, उसके बाद वो लौट जाता है बेबीलोन में, यानी इराक में, उसकी डेथ हो जाती है 323 बीसी में, यानी 323 ईसा पूर्व उसकी जो है 323 बीसी में उसकी डेथ हो जाती है। तो ये पूरा जो क्षेत्र था एक तरह से जो जिसने जो आपको यहां तक उसने व्यास नदी के पहले जो भी क्षेत्र जीता था, तो यहां पर देखेंगे तो उसने जो अपना क्षेत्र जीता था सिकंदर ने, तो उसके बाद उसके बहुत सारे जो जनरल थे वो उस क्षेत्र पे थे। तो सबसे प्रमुख रूप से उभर के आया था सेल्यूकस निकेटर, जो एक विजेता बन के उभरा था, उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो सिकंदर द्वारा जीते गए जो प्रदेश थे उस पर सेल्यूकस निकेटर का कंट्रोल था एक तरह से। ये आप देखेंगे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, और उसके बाद ये सारा जो है ये सीरिया और या इराक सब जो है, तुर्की, ये सारा आ जाएगा किसके पास, सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में धीरे धीरे। तो सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का एक जनरल था। इससे जब लड़ाई होती है तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए लड़ाई जब होगी तो एरिया अराकोशिया और पेरोनिस्दाई, एरिया कहते थे, ये तीनों अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ये यहां पर एरिया होगा जिसको हेरात कहते हैं आज के समय में, अराकोशिया को जो जिसको आज के समय में कंधार का, उस समय भी कंधार आपको, उसके पहले कंधार के पहले अराकोशिया कहा जाता था, तो ये कंधार है, ठीक है, कंधार, अराकोशिया कंधार को कहा जाता था, ठीक है। पेरोनिस्दाई ये काबुल को कहा जाता था, काबुल जो आज अफगानिस्तान की राजधानी है। तो एरिया हेरात, अराकोशिया, कंधार और पेरोनिस्दाई काबुल, ये अफगानिस्तान, देखिए ये पूरा अफगानिस्तान है पाकिस्तान के ऊपर, ये अफगानिस्तान वाला पार्ट हो गया, तो ये अफगानिस्तान है। ये जेड्रोसिया जो है ये आपको, यहां जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का,
ये बलूचिस्तान वाला जो क्षेत्र है जेड्रोसिया, ये बलूचिस्तान का पार्ट है, तो ये आपको इसको जेड्रोसिया कहा जाता था। तो ये पूरा जो है मिल गया था, इधर से पूरा आ गया था किसके पास, चंद्रगुप्त मौर्य को। लड़ाई होती है, लड़ाई में हारते हैं चंद्रगुप्त ये सेल्यूकस निकेटर, और उसके तहत इनमें मित्रता भी हो जाती है बाद में। और यहां पर देखेंगे कि इनकी बेटी से शादी भी होती है हेलेना से। तो यहां पर देखेंगे कि इनको क्या होता है कि ये पूरा एरिया मिल जाता है। हाँ, आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान का पूरा एरिया जब मिल गया तो इनका जो नॉर्थ वेस्ट का जो ये है इनकी जो नॉर्थ वेस्ट की सीमा है, उत्तर पश्चिमी सीमा, ये हिंदू कुश, देखिए हिंदू कुश या हिंदू कुश से जा लगती है। हाँ, ये सीमा हिंदू कुश से कहते हैं। अफगानिस्तान और ईरान का भी कुछ पार्ट इनके पास, मौर्यों के पास आ गया था। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इनका एक्सपेंशन जो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ये हिंदू कुश तक पहुंच जाता है। तो एक तो इनको क्या होता है, सुरक्षा मिलेगी, नेचुरल सिक्योरिटी, जो जिसकी मैं बात कह रहा था। हाँ, विदेश नीति का ही अंग होता है प्राकृतिक सुरक्षा भी मिलना। क्या प्राकृतिक सुरक्षा को कैसे हासिल करते हैं अपने विदेश नीति के तहत। तो देखिए इधर से हिमालय, इधर से भी समुद्र, इधर से भी समुद्र, बंगाल की खाड़ी आज के समय में, उस समय भी था, ये अरब सागर, इंडियन ओशन, तो इधर से ही तो दिक्कत थी। तो अब यहां तक अगर मौर्यों का साम्राज्य पहुंच गया तो प्राकृतिक सीमा इनको, हाँ, प्राकृतिक सुरक्षा भी मिल गई, नेचुरल सिक्योरिटी मैंने देखा है। नॉर्थ वेस्ट, एनडब्ल्यू नॉर्थ वेस्ट, इस एक्सपेंशन से हिंदू कुश तक इनका एक्सपेंशन जब होता है, कंट्रोल हो जाता है। अब देखिए इस क्षेत्र पे अगर कंट्रोल करेंगे तो यहाँ के व्यापार पे भी इनका कंट्रोल होगा, ठीक है, व्यापार पे भी कंट्रोल होगा, ऑब्वियस व्यापार बढ़ेगा। मैंने कहा था कि आर्थिक हितों की भी रक्षा करता है विदेश नीति। और देखिए यहां से इनको लोग भी मिलेंगे सेना में भर्ती करने के लिए, तो आर्मी स्ट्रांग होगी। और प्लस ईरान से देखिए इनको क्या मिलेगा, ईरान, ये ईरान का यहाँ पे हो गया ना, ईरान वाला क्षेत्र था उस समय पूरा सेल्यूकस निकेटर के पास था। ईरान, इराक, हाँ, ये सब कुछ सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में था। तो अब जब देखिए यहां तक तो बढ़ ही गया, प्लस सेल्यूकस निकेटर से मित्रता हो जाती है, हाँ, और बेटी की शादी भी हो जाती है, वो अपना एम्बेसडर भी भेजेंगे, अभी हम इस तरह डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप में चर्चा करेंगे। तो अब क्या होगा कि इधर से इनको अच्छे किस्म के घोड़े भी, ईरान में बहुत अच्छे क्वालिटी के घोड़े मिलते थे, हॉर्सेस। तो देखिए इनको 3 तरह से इनको मजबूती मिलेगी, ठीक है। इनको प्राकृतिक सुरक्षा मिल गई, उत्तर पश्चिम से कंट्रोल हो गया व्यापार पे, तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई मौर्यों की, और आर्मी में भर्ती के लिए लोग मिले, ठीक है, और अच्छे किस्म के घोड़े रहे, तो आप अच्छे ढंग से लड़ाई भी लड़ सकते हैं अगर आपके पास अच्छे घोड़े हैं, अच्छी आर्मी है, ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने जो वॉर की नीति अपनाई, तो इससे इनको ये फायदा हुआ, क्योंकि वार के बाद तो मित्रता हो जाती है सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस निकेटर कौन था, जनरल था, किसका, सिकंदर या अलेक्जेंडर का आप कह सकते हैं। सिकंदर कहां से आया था ग्रीस से, ठीक है, मेसिडोनिया का एक छोटे से राज्य में, ग्रीस में एक छोटा सा राज्य था मेसिडोनिया, आप देखेंगे इधर, तो मेसिडोनिया था, मेसिडोनिया का पहले शासक बनता है सिकंदर, फिर वो उसके बाद पूरे यूनान को जीतता है, फिर वो भारत की तरफ आता है, ठीक है। हमने इसमें पूरा डिटेल में स्टडी किया, आज हम फॉरेन पॉलिसी पर चर्चा करें। अगर अशोक की बात करें तो अशोक कलिंग जीतता है, यानी कलिंग ये वाला क्षेत्र है, देखिए ये कलिंग वाला क्षेत्र ये कलिंग आज का उड़ीसा। अब इससे क्या होता है, देखिए ईस्टर्न ट्रेड, व्यापारिक रिलेशन ईस्ट की तरफ, नेचुरली अगर इधर से इधर जीत मिलती है तो क्या है, इधर के व्यापार पे तो कंट्रोल होगा ही होगा, साथ ही ईस्टर्न ट्रेड पे कंट्रोल होगा, और चूंकि देखिए इधर के सी रूट पे कंट्रोल हो जाएगा, तो अगर आपको सी रूट से व्यापार करना है तो वो भी आपको मिलेगा। तो ईस्टर्न ट्रेड काफी, साउथ ईस्ट एशिया, इधर देखिए साउथ ईस्ट एशिया इधर है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया है जिसमें आज म्यांमार, थाईलैंड, ये सब आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, हाँ, आपको इंडोनेशिया ये सब आ जाएंगे। तो ये साउथ ईस्ट एशिया का विषय भी, इसका ईस्टर्न ट्रेड भारत में तो अच्छा ही हुआ ही, अगर विदेश से देखें तो साउथ ईस्ट जो इधर कंट्रीज होंगे उनके साथ भी इसका ट्रेड अच्छा हुआ, प्लस साउथ इंडिया में अब यहां से डायरेक्ट कंट्रोल का रास्ता बन गया। तो पूरा साउथ इंडिया इनका एक तरह से, खाली ये वाला पार्ट छोड़ के, ये वाला पार्ट इधर, ये वाला जो पार्ट है मैंने नीचे रखा, ये इनके कंट्रोल में नहीं था मौर्यों के। ये केरल पुत्र थे इधर, हाँ, चोल थे, पांडे थे, सतीय पुत्र, ये सब इधर थे, ठीक है, तो इधर खाली नहीं था। तो साउथ इंडिया में
इसको छोड़ के कंट्रोल हो गया। तो मौर्यों का पूरा देखिए, ये पूरा कंट्रोल मौर्यों का बढ़ जाता है, ठीक है, कलिंग वार के बाद। तो ये एक फॉरेन पॉलिसी का इनका अहम ये रहा रोल रहा किसका, वॉर एंड विक्ट्री का इनके फॉरेन पॉलिसी में अहम रोल रहा। इससे इन्होंने अपना एरिया बढ़ाया, इससे इन्होंने अपना ट्रेड बढ़ाया, इससे इन्होंने राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त की, ठीक है। हाँ, समुद्री मार्गों पे कंट्रोल बढ़ाया, इधर जो पोर्ट्स होंगे, बंदरगाह होंगे, उस पे कंट्रोल बढ़ा, ठीक है। और दक्षिण भारत में भी इनकी एंट्री हुई कलिंग के विजय से। तो इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारी चीजें निकल के आई वॉर एंड विक्ट्री पॉलिसी से। अब हम दूसरे पॉइंट को अगर देखें तो यहां पर देखेंगे कि डिप्लोमेटिक और फ्रेंडली रिलेशन, जहां जरूरत हो एग्रेशन, जहां जरूरत हो एग्रेशन, पाकिस्तान ने टेररिस्ट भेजा, उसके बाद क्या हुआ? ऐसा थोड़े है कि हम हमेशा हॉट टॉक करते रहेंगे, नहीं होता क्या है, जरूरत पड़ी मोदी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, उसके बाद फिर जहां जरूरत पड़ती है बातें होती हैं। हालांकि अभी अच्छे रिलेशन नहीं चल रहे हैं और लंबे समय तक नहीं चलने वाले, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि अगर कोई डिप्लोमेटिक बातें होंगी, कन्वर्सेशन होगा तो वो नहीं होगा, वो वार्तालाप तो चलता ही रहता है, ठीक है। कभी रुक जाता है, कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी चलता है, तो अलग अलग मुद्दों पे बातें होती रहती हैं। तो अग्रेशन दिखाया गया जहां जरूरत हुआ, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने व्यापार के लिए, ठीक है, अपने टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए। तो ये फॉरेन पॉलिसी का एक पहलू था मौर्यों का। दूसरे पहलू पे देखें तो डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशंस। देखिए अब कैसे भाई, मैंने क्या क्या कहा, ये एम्बेसडर चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में कौन आता है? मेगास्थनीज। कब आया? देखिए यहां मैंने बताया था, जब सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है, सेल्यूकस निकेटर हारता है, ये एरिया सारा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलता है, मित्रता होती है, शादी भी होती है हेलेना से, ठीक है। किससे? चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना, कार्लेलिया भी उसका नाम था, इससे शादी भी होती है। और उसी समय मेगास्थनीज भी आता है। देखिए राजदूतों के आने जाने का सिलसिला जब शुरू हो गया, आज के समय में, देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य से आप देखेंगे कि भारत अपने राजदूत रखता है दूसरे देशों में, दूसरे देश भारत में रखते हैं। ये सब विदेश नीति को बैलेंस करने का तरीका, संतुलित विदेश नीति के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अब देखिए यहां पे क्या हुआ, मेगास्थनीज आ गया, ठीक है। बिंदुसार उसका बेटा है। बिंदुसार के समय देखिए यहां भी जो चीजें यहां पर राजदूत आया मेगास्थनीज किसके कोर्ट में? चंद्रगुप्त मौर्य के। यह सिलसिला आगे जारी रहता है बिंदुसार के साथ भी, उसका बेटा है बिंदुसार। देखिए फॉरेन पॉलिसी यहां मैंने लिखा, विदेश नीति तीन ही शासक के इर्द गिर्द घूमेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। मौर्य शासक जो तीन ही महत्वपूर्ण शासक हैं, अशोक के बाद तो डिक्लाइन शुरू हो गया था। तो तीन ही शासक के अराउंड घूमेगा फॉरेन पॉलिसी, ठीक है ना। तो यहां देखिए बिंदुसार, डायमेकस आता है, ये एंटियोकस प्रथम सीरिया का शासक है। आज सीरिया भले अलग है, लेकिन उस समय पूरा सीरिया और यह सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में था। ये सारा देखिए यहां से ईरान, इराक, सीरिया, तुर्की सब सेल्यूकस निकेटर के कंट्रोल में यहां से रहेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो डायमेकस जो होता है एंटियोकस प्रथम, ये सेल्यूकस निकेटर का बेटा था, ठीक है। तो सीरिया का शासक था। तो डायमेकस को भेजता है राजदूत के तौर पे, एम्बेसडर को। देखिए डायमेकस जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय मेगास्थनीज आता है। डायमेकस आता है किसके समय? बिंदुसार के दरबार में, कोर्ट में, जो कि सीरिया का एम्बेसडर है एंटियोकस फर्स्ट का। एंटियोकस फर्स्ट वहां पे शासक है। इसी तरह से इजिप्ट यानी मिस्र में ये डायनोसियस मिस्र का एम्बेसडर है, और उस समय मिस्र का शासक है टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस। देखिए यही टॉलमी सेकंड तुर्मे या टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक है। तो इसके द्वारा ये राजदूत भेजा जाता है, ठीक है ना। देखिए ये इजिप्ट जो होगा आज के समय में अगर समझिएगा तो यहां पर देखिए ये बीच में तो आपको अरबियन पेनिसुलर मिलेगा यहां पे, और यहां पे अगर देखेंगे तो यहां पे अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर ही यहां पर अगर देखें तो इस तरह से अगर हम बना देते हैं, इस तरह से देखिए ये जो है ना, अगर हम इस तरह से लगभग ये काफी बड़ा होगा, इंडिया से काफी बड़ा होगा, यहां मैंने बनाया है इस तरह से। तो इस तरह से हम देखेंगे तो ये एक तरह से ये
अरबियन पेनिसुला इस तरह से निकला होगा। ठीक है, ये पूरा मैं यहाँ स्पेस में ये नहीं बना पा रहा हूं, तो इस तरह से देखिए ये होगा फारस की खाड़ी और ये रेड सी, लाल सागर, यहीं पे इजिप्ट होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, तो यहां पर इजिप्ट होगा। तो यहां से देखिए ये इजिप्ट का जो एम्बेसडर है डायनोसियस है, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर बिंदुसार तक एम्बेसडर का दिखाई दे रहा है, एम्बेसडर्स के आने जाने का सिलसिला जारी रहा, यानी कि ये रिश्तों के मजबूती का प्रतीक है, विदेश नीति की मजबूती का प्रतीक है ये, कि एम्बेसडर आ जा रहे हैं। ठीक है, और एम्बेसडर्स के आने का मतलब क्या है, राजदूतों के आने जाने का मतलब क्या है, राजनीतिक रिलेशन मजबूत हो रहा है, हाँ, व्यापारिक रिलेशन मजबूत हो रहा है, धार्मिक रिलेशन मजबूत हो रहा है। ठीक है, हाँ, एक दूसरे के सुरक्षा की बातें की जा रही हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखिए एम्बेसडर के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। ठीक है, उसके बाद अब अगर अशोक के समय में देखें तो महत्वपूर्ण एक परिवर्तन होगा। कलिंग वार तक तो ठीक है अशोक का, लेकिन कलिंग वार के बाद आप जानते हैं कि अशोक के सोच में परिवर्तन आता है और वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। अब वो नॉन वायलेंस की तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, अब उसका अप्रोच क्या होता है, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा की तरफ। अब उस समय क्या करता है, अब देखिए ऐसे इस समय तक राजदूत जाते थे, यानी एम्बेसडर्स जाते थे। अब ये अशोक ने धम्मदूत भेजने शुरू कर दिए। देखिए मैंने लिखा है यहां पर, ये जो धम्मदूत है, देखिए यहां पर अशोक ने धम्मदूत भेजा। कहां कहां भेजा भाई, मिस्र में भेजा, वहां पे शासक, ये आपको पता चल जाएगा, टुरमैन सेकंड फिलाडेल्फस। ये भी आपको 13th मेजर रॉक एडिक्ट में चर्चा है इसकी। अशोक का 13वां वृहद शिलालेख जो है उसमें इसकी चर्चा की गई है। तो ये 5 शासकों के नाम आएंगे, तुर्मै, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था, एंटियोकस सेकंड सीरिया का शासक था। ठीक है, और एंटियोकस सेकंड सीरिया का शासक था। तो ये तुर्मै, टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था, इजिप्ट का। अंतेकिन एंटिगोनस गोनाटस मकदूनिया का शासक था, यानी मैसिडोनिया का, जो कि ग्रीस में था। ठीक है, अलेक्जेंडर या अलेक्सुंदर ये एपीरस का शासक था, और मगस जो है ये साइरिन का शासक था। तो अगर आप देखते हैं तो ये देखिए यहां पे ये धम्मदूत भेजना, अब यहां पे फॉरेन पॉलिसी में चेंज होता है। क्यों, धम्मदूत का मतलब अच्छी अच्छी बातें बताओ, अहिंसा की बातें बताओ। अब ये जो है अपने धर्म को, देखिए मैंने कहा ना कि धार्मिक हितों की रक्षा भी की जाती है, फॉरेन पॉलिसी का पार्ट होता है। तो अपने धार्मिक हितों की रक्षा के लिए क्या कर रहा है अशोक, वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहा है, यहां धम्मदूत भेज रहा है, बताता है कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, हाँ, अच्छी बातें सीखनी चाहिए। तो ये सब चीजें देश में तो कर ही रहा है और विदेशों में भी धम्मदूत भेज रहा है। कि अशोक के समय जो विदेश नीति है वो राजदूतों से आकर धम्मदूत पे, एक तरह से राजदूत ही है, लेकिन वो धम्म का यानी धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे हैं, लोगों को अच्छी बातें सिखा रहे हैं, लोगों को शांति का संदेश दे रहे हैं, लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये धम्मदूतों का ये हो गया, धम्मदूत भेजा जाने लगा। ये आपको अगर सब्जेक्टिव लिखना हो तो सारे नाम आपको नहीं लिखने हैं। ठीक है, ये तो मैंने इसलिए लिख दिया कि आपका ऑब्जेक्टिव भी कुछ कवर हो जाएगा, मैंने तो ऐसे पढ़ा ही है। तो लिखना एक अलग चीज है, लिखने में बस आप दे दीजिएगा कि 5 शासकों के नाम आते हैं। ठीक है, तो 1-2 का एग्जाम्पल दे दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए अब इसने क्या किया है, ना कि सिर्फ इधर धम्मदूत भेजा, श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा अपने बेटे बेटी को भेजता है श्रीलंका में। इधर ये श्रीलंका है, यहां बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बच्चों को भेजता है अशोक। ठीक है, तो ये भी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा रहा। ये क्या है, ये तो धर्म का ही प्रचार है, धार्मिक हित की रक्षा कर रहा है। ठीक है ना, तो ये मैंने बताया कि धार्मिक हित की रक्षा भी की जाती है, सामरिक हितों की रक्षा की जाती है, राजनीतिक हितों की रक्षा की जाती है, प्राकृतिक हितों की रक्षा भी की जाएगी, प्राकृतिक सुरक्षा की भी बात की जाएगी विदेश नीति के तहत। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो यहां आपने देख लिया। अब इसके बाद अगर आप देखें तो देखिए, अगर आज के समय में तो ये सब पूरा भारत है, एक देश है, लेकिन उस समय जैसे साउथ इंडिया में इनका कंट्रोल नहीं था। इधर कौन था, केरल पुत्र, हाँ, चेर कहते थे, केरल पुत्र। बाद में ये इधर केरल वाले क्षेत्र में चेर थे, चोल थे, पांडे थे, उसके अलावा सतीय पुत्र थे। तो ये सब जो थे इनको
ये इंडिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, स्वतंत्र राज्य थे। तो ये जो स्वतंत्र राज्य थे, तो एक तरह से देखा जाए तो उस समय के हिसाब से ये विदेश थे। आज हम कहते हैं अमेरिका विदेश है, पाकिस्तान विदेश है, तो उस समय ये भी विदेश की कैटेगरी में आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्वतंत्र थे। तो अब आप देखेंगे कि यहां पर भी अशोक के दूसरे और 13वें वृहद शिलालेखों में यानी सेकेंड एंड 13 मेजर रॉक एडिक्ट में आप देखेंगे कि यहां के लिए भी उसने क्या किया था, वेलफेयर का, जन कल्याण का काम इनके साथ भी। यहां भी धर्म का तो प्रचार किया ही, इधर भी धर्म का प्रचार यानी धम्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार किया, लोगों को अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है। और साथ साथ यहाँ के जन कल्याण का काम भी उसने किया। यहाँ के लिए यहाँ पे उसने हॉस्पिटल भी कहा जाता है बनवाए, यहाँ पे उसने मेडिसिन की व्यवस्था करवाई, हाँ, तो ये सब चीजें और भी सारे काम करवाए थे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जन कल्याणकारी काम यहाँ के लिए किया। तो अशोक को भी देखेंगे कि इसने भले पॉलिसी बदल गई, ठीक है, चाहे वो पॉलिसी बदल गई हो, अब अग्रेशन वाली पॉलिसी नहीं है, हाँ, अब एक तरह से वो अहिंसा की पॉलिसी को लेकर चल रहा है। और अहिंसा जो है, और अहिंसा और पीस जो है उसके विदेश नीति का हिस्सा बन गया है, ठीक है। अहिंसा, पीस या नॉन वायलेंस पीस विदेश नीति का हिस्सा है। तो समय जैसा जैसा समय में परिवर्तन होगा, विदेश नीति में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, लेकिन विदेश नीति का मुख्य जो आधार होता है, जो मैंने बताया वही है, ठीक है। धार्मिक हितों की रक्षा, हाँ, प्राकृतिक सुरक्षा, सामरिक हितों की रक्षा, हाँ, आपको राजनीतिक हितों की रक्षा, किसी खास मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाना, ये सब विदेश नीति का हिस्सा होता है। तो यहां पर भी इसलिए अशोक की नीति जो रही वो उसको बेहतर कहा जा सकता है कि उसने अहिंसा की नीति अपनाई और दूसरे देशों को भी उसने क्या किया, अहिंसा का पाठ पढ़ाया। कहते हैं कि नेपाल से भी अशोक के बेहतर संबंध थे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मौर्यों की जो विदेश नीति है वो मुख्य रूप से दो तरह से है। जहां जरूरत पड़ी उन्होंने वार एंड अग्रेशन की नीति अपनाई, जहां जरूरत पड़ी उन्होंने डिप्लोमेटिक एंड फ्रेंडली रिलेशंस बनाए, और इस तरह से मौर्य साम्राज्य को उन्होंने एक विस्तार दिया और वहां शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाने में उनकी विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा, अहम भूमिका रही। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.